नमस्कार साथियों, CWS न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपका तारुफ एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने प्रारंभिक दिनों में रेलवे में सेवाएं दी। रेलवे में सेवाएं देने के कारण इन्हें अलग अलग स्थानों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहीं से इनकी उन स्थानों के प्रति जिज्ञासा भी प्रारंभ हुई। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अभी तक 1.5 दर्जन भर से ज़्यादा किताबें लिख चुकी हैं। इनके नाम कई अवार्ड हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखाया है। यह समाज सेवा में सदैव अग्रणी रहे हैं। ऐसे महान विभूति को CWS न्यूज़ का सादर नमन। गुप्ता जी, आपका CWS न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में श्री राजकुमार गुप्ता जी हैं, जो इतिहासकार के साथ साथ जिनका विभिन्न पुरातत्व में रुचि है और इनके द्वारा बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं और लोगों को समय समय पर प्रेरित किया गया है। गुप्ता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपने कैसे करके ये सब सारी चीज़ों में प्रयास किया। मेरा जन्म जबलपुर के व्यापारी परिवार में हुआ था। मेरे पिता का सोने चांदी का व्यापार था जबलपुर सराबा बाजार में। उनकी मृत्यु के पश्चात मैंने कुछ समय तक सराबा व्यवसाय संभाला, लेकिन अंत में व्यवसाय ना संभाल पाने के कारण मैंने रेलवे की सर्विस ज्वाइन। रेलवे की सर्विस के दौरान जगह जगह भ्रमण करने के कारण मेरी रुचि इतिहास एवं पुरातत्व में बढ़ती गई, क्योंकि रेलवे की सेवा में अक्सर कई स्थानों पर जाना पड़ता था। उन्हीं स्थानों पर जाते जाते मेरा जो शौक़ है इतिहास के ऊपर डाइवर्ट हो गया। क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होल्डर था, लेकिन बाद में इंजीनियरिंग में मेरी रुचि कम होती गई और फिर मैंने इतिहास में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। सेवानिवृत्ति के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मैंने प्राप्त की थी। सेवानिवृत्ति के पश्चात मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा, क्योंकि पत्रकारिता में रेलवे की सेवा के दौरान भी करता था। आपके हिसाब से अभी तक आप कितनी बुक्स लिख चुके हैं और कितनी अभी प्रकाशाधीन हैं? अभी तक 17 किताबें लिखी हैं जी, जिनमें से 14 किताबें अच्छा 2 प्रकाशनाधीन है और बाकी पुस्तकें अभी लिखी रखी। तो अभी जैसे नई पीढ़ी है जो थोड़ा बहुत इस तरह रुझान है, तो वो किस तरह से तथ्यों को खोजे और किस तरह से उन चीज़ों का अपने रिसर्च में उपयोग कर सके, तो थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करें नए लोगों को, वो कैसे इन चीज़ों को माध्यम बनाकर अपना प्रकाशन में उपयोग कर सके। इतिहास को आप अतीत की वस्तु न समझे। इतिहास तो हर पल इतिहास के साथ मनमानव के साथ संलग्न रहता है। आज जिस पल में हम जी रहे हैं, अगले पल अगले क्षण वही इतिहास बनने वाला है। इसलिए इतिहास को भूलना सबसे बड़ी भूल हो जी, क्योंकि इतिहास से अतीत से बीते हुए क्षणों से हम आने वाले क्षणों की रूपरेखा तैयार करते हैं। इसलिए यह अवधारणा, क्योंकि इतिहास इसका कोई उपयोग नहीं है, यह उचित नहीं। हमारा इतिहास जो है वो हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणादायी होता है। वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि इतिहासकारों की हमारे यहाँ कमी आ रही है।
क्या कुछ ऐसा कारण है कि अब इतिहासकार उतने दिखते नहीं है, किसी शोध में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? व्यावसायिकता जी। सबसे बड़ी बात है। इस समय व्यावसायिकता का जोर है, हर चीज़ बाजारवाद के ऊपर आधारित है जी। और बाजारवाद जो है वो भी प्रतिक्षण विकास को और परिवर्तन को चाहता है। आज बाजारवाद स्थिर नहीं है। आज बाजार में एक चीज़ की एक घटना हुई है, अगले ही क्षण दूसरी घटना और तीसरी और चौथी शुरू हो जाती है। जी। एक माल आप आज देखते हैं, पता चला कि एक साल बाद वो पुराना हो जाता है, आउटडेट हो जाता है, दूसरा आ जाता है। तो आज वो स्थिति नहीं रही है कि एक किसी भी वस्तु का जीवन लंबा हो, दीर्घ हो। सभी वस्तु क्षणिक स्तर पर आ रही हैं। इसलिए इतिहास की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है, क्योंकि उनका हर पल जो है, हर पल उनका ध्यान अपनी आजीविका में लगा है और बाजारवाद के कारण आ रही नई नई वस्तुओं में उनको अपना ध्यान डाइवर्ट करना पड़ता है। लेकिन ये गलत चीज़ है। इतिहास को भूलना मतलब हमारे मतलब जीवन की एक सबसे बड़ी भूल हो। जी। आपका जन्म जबलपुर में हुआ है और जैसा कहा जाता है कि जबलपुर में पुरातात्विक और धार्मिक दृष्टि से बहुत समृद्ध रहा हुआ है, तो वर्तमान परिस्थिति में आप जबलपुर को क्या देखते हैं? लोगों के बीच में ये क्या ऐसा है कि जो उन तक पहुंच नहीं पाया है या वो अपने इतिहास की समृद्धता को नहीं पहचान पाए हैं? ऐसी क्या कमियां हैं? हाँ, जबलपुर सबसे बड़ी बात यह है कि जबलपुर का इतिहास, भले ही जबलपुर नाम बाद में पड़ा हो, लेकिन इस धरती का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी के सिक्के मिलेंगे जी, जिनमें त्रिपुरी लिखा हुआ है, यानी त्रिपुरी। यानी ये समझ लीजिए कि जबलपुर का इतिहास जो है वो ईसा के 300 वर्ष पहले से भी संलग्न रहा है। जी, इसलिए जबलपुर प्राचीनता के मामले में किसी से भी पीछे नहीं है। नए लोगों को आप क्या प्रेरणा देंगे कि वो अपने इतिहास की तरफ कैसे अग्रसर हो और कैसे हमारी जो विरासत है उसको बचा सके? नए लोगों को संदेश ये हो सकता है कि आप देखिए आपके यहाँ पहले कितनी समृद्धि थी, कितनी शांति थी, कितनी सहभागिता थी। इसका एक उदाहरण है कि अन्य जगह राजवंशों का युग की बात करें आप, जैसे महाजनपद काल है, ऐतिहासिक युग है। ऐतिहासिक युग में हर युग में लेके ने ब्रिटिश टाइम से लेके ब्रिटिश टाइम तक युद्धों की भरमार रही है। क्या आप समझते हैं, आपको मालूम है कि इस दौर इसके बीच में एक ऐसा भी समय आया है जब आपकी जबलपुर की धरती में 380 साल तक ना तो कोई आपसी संघर्ष हुआ, ना था सत्ता संघर्ष हुआ, ना कोई पारिवारिक विद्वेष फैला। जो कुछ हुआ वो सब शांति से। यहाँ पर शिक्षा का केंद्र आज से नहीं, आज भी जबलपुर में 4-4, 5-5 यूनिवर्सिटी है। लेकिन क्या आपको एक ज्ञात है कि आज से 1000 साल पहले भी जबलपुर में भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। उस विद्यालय में भारत के राजाओं के लड़के पढ़ने आया करते थे। एक जानकारी के अनुसार जो हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, उनकी माता भी त्रिपुरी नरेश नरसिंह देव की पुत्री कर्पूरी देवी थी। कर्पूरी देवी का विवाह अजमेर नरेश सोमेश्वर देव के साथ हुआ था और सोमेश्वर देव के पुत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। इस तरह हमारे जबलपुर का इतिहास बहुत समृद्ध है। यहाँ पर अनेक योद्धा हुए हैं। जी, एक योद्धा का नाम था भुवनेक मल्ल। उनकी एक प्रतिमा अभी भी संग्रहालय में रखी हुई है। वो भुवनेक मल्ल मतलब सारी दुनिया के सबसे बड़े पहलवान। वो 16 साल तक, उस समय क्या था, 1000 मतलब 1000 से 1100-1200 ईस्वी तक हर 4 साल में मतलब प्रतियोगिता होती थी सर्वश्रेष्ठ मल्ल की। तो वो उन्हें एक मल्ल लगातार
मतलब 16 साल तक जी भारत के सर्वश्रेष्ठ मल्ल रहे। और वो अनेक मल्ल जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति भी रहे। एक ऐसा व्यक्तित्व मतलब हमारे जबलपुर से संबद्ध है। यहाँ तक राजाओं का सवाल है, जो राजा लक्ष्मी कर्ण थे, जो 1041 ईस्वी से 1073 ईस्वी तक जिनका राज्य था, उन्होंने एक समय संपूर्ण भारत को अपने अधीन कर लिया था, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से। यानी लगभग 20 वर्षों तक, 2 दशकों तक भारत की राजधानी त्रिपुरी जबलपुर रही। ऐसे गौरवशाली संदर्भों का ज्ञान हमारे धरती के युवकों को होना आवश्यक है। जी। आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है इतिहास और पुरातत्व को लेकर। वर्तमान परिस्थिति में जैसे जबलपुर है, जबलपुर के अलावा सिवनी ज़िला है, सिवनी ज़िले में लखनादौन है, बालाघाट ज़िला है, छिंदवाड़ा ज़िला है, हर जगह अपनी कुछ न कुछ विशेषता लेकर वह स्थान है। मगर कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि वहाँ पर जो पुराने, चाहे वो मूर्तियाँ हों, चाहे पुराने मान्यता वाले मंदिर हों, तो वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहे हैं। तो आपके अनुभव से ऐसा क्या कुछ किया जाना चाहिए कि वह फिर से स्थापित रहें, नई पीढ़ी उससे जानकारी प्राप्त करे और अपने समृद्धशाली इतिहास को जान सके? इन स्थानों का आपने वर्णन किया है, वे सभी ऐतिहासिक स्थल हैं तथा वहाँ पुरातात्विक संपदा का भंडार था और आज भी रहा है। लेकिन उपेक्षा के कारण वह भंडार आज नष्ट हो रहा है। जी, उनका संरक्षण होना चाहिए। संरक्षण होकर उनको मतलब व्यवस्थित रूप से सजा संवार कर और उनका इतिहास वहाँ दिखाया जाना चाहिए। अभी मैं आपको एक संदर्भ बताऊं, जब जिला पुरातत्व संघ जीवित थे तब मैंने एक प्रस्ताव रखा था पुरा मंडपम और पुरा मंच का। जी, पुरा मंडपम में विस्तार का मतलब ये था कि एक बड़ा हॉल बनाकर उसमें यहाँ वहाँ बिखरी हुई प्रतिमाएं रख दी जाएं और उनका सारा इतिहास वहाँ सबूत दिया जाए। शासन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था और 3 जगह त्रिपुरी, तेवत, पाटन और एक जगह और 3 जगह उन्होंने पुरामंड उनके लिए 43 लाख और 40,000 से स्वीकृति भी किए भी थे। मगर ब्यूरोक्रेसी के कारण क्या हुआ कि किसी भी पुरातत्व के अधिकारी ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मूर्तियों का एकत्रीकरण नहीं किया, केवल पाटन में एक टपरा बनाकर छोड़ दिया। जी, और पता नहीं वो राशि कहाँ गई। देखिए, अगर वो पाटन के उस टपरे में, उस पुरा मंडपम में पाटन की सारी प्रतिमाएं रख दी जाती तो आज पाटन की पर्यटकों के लिए, पुरातत्ववेत्ताओं के लिए दर्शनीय स्थल बन जाता है। और उपेक्षा के कारण यह योजना नष्ट कर दी गई और इस तरह से एक अच्छा प्रयास समाप्त। आपके इस प्रयास में आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, बहुत सारी आपकी ख्याति है प्रदेश में। हम ऐसे ही चाहेंगे कि आप हमें CWS न्यूज़ के माध्यम से मार्गदर्शित करते रहें और अपना आशीर्वाद बनाए रहें।